स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर stress strain curve for uniaxial compression. Stress strain curve for uniaxial compression. ठीक है. तो इसमें ठीक है, इधर स्ट्रेन इधर स्ट्रेस 0.001 0.002 0.005 और स्ट्रेस इस तरफ ये स्ट्रेन है, इस तरफ स्ट्रेस है. ठीक है, और ये वाली वैल्यू 10 20 30 40 यह वैल्यू है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, जिस पर फेलियर होता है. ठीक है, तो कर्व इस तरीके से चलेगा ये कि जितना कम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट है, कम स्ट्रेंथ का मतलब वो कम लोड पर फेल हो जाता है, तो जितना कम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट है उसकी फेलियर स्ट्रेन उतनी ज़्यादा है. जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी फेलियर वाली जो स्ट्रेन है वो कम होती जा रही है, तो फेलियर वाली स्ट्रेन कम होती जा रही है, तो क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेंथ बढ़ाने पर जिस स्ट्रेन पे जाकर के वो फेल होगा ना वो कम होती जा रही है, तो उसको क्या बोलोगे आप. जैसे इस टाइप से फॉलो होगा ये है फर्स्ट वाला, और इसमें एक पॉइंट और मार्क करना है. ये सबसे कम मतलब जो भी टेस्ट करा उसमें लगभग 10 से 20 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ है न्यूटन पर एम स्क्वायर में. अगर हम ग्रेड बोले तो 10 या 15 ग्रेड का कंक्रीट है. इससे ग्रेड इंक्रीज करते जाएंगे तो ये कर्व ऐसे होगा, और स्ट्रेंथ बढ़ा दी, ठीक है, इस तरीके से फॉलो होता है. तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फेलियर वाली जो स्ट्रेन है वो आपकी कम होती जा रही है. तो फेलियर स्ट्रेन मतलब फेल होने से पहले जो डिफॉर्मेशन होगा वो कम हो रहा है. तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, मतलब किस प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, ब्रिटलनेस. इसको बोलेंगे ब्रिटलनेस. वो प्रॉपर्टी है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि फेल होने से पहले डिफॉर्मेशन अगर कम होते हैं हमारे तो हम बोलते हैं उसको ब्रिटल मटेरियल, या फिर ऐसा कि फेलियर अचानक से हो जाएगा. तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे फेलियर से पहले जितना वो डिफॉर्मेशन लेगा वो कम होता जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटलनेस है वो हमारी बढ़ती जा रही है स्ट्रेंथ बढ़ाने पे. दूसरा पॉइंट, जब जो भी मटेरियल है जिसके लिए भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो पीक वाली स्ट्रेस है
मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मिलेगी हमें 0.002 स्ट्रेन पर, मतलब 0.002 स्ट्रेन पर तो वो पीक पे जाएगा कर्व, उसके बाद में वो डाउन होने लग जाएगा। ठीक है। तीसरा, जो भी आपका फेलियर स्ट्रेन है वो एक रेंज के बीच में आ रही है, वो आएगी 0.003 से 0.005। ठीक है। तो इसमें से ही वैल्यूज को लेकर के कोड ने, जब हम एलएसएम पढ़ेंगे तो वहां पर फेलियर स्ट्रेन की जो वैल्यू है बेंडिंग कंप्रेशन में, वो तो उन्होंने ले ली 0.0035 और डायरेक्ट कंप्रेशन में उन लोगों ने लिए 0.002। ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी ब्रिटलनेस बढ़ेगी हमारी, 0.003 से 0.005 के बीच में फेल हो जाता है कंक्रीट, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस है या फिर जो पीक स्ट्रेस है वो मिलेगी हमें 0.002 पर, उसके बाद में कर्व आपका डाउन होना चालू हो जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट, जो भी आपका कर्व है वो बहुत अर्ली फेज में, मतलब बहुत इनिशियल फेज में लीनियर है, उसके बाद में जो कंक्रीट का बिहेवियर होता है वो नॉन लीनियर एंड नॉन इलास्टिक होगा। नॉन लीनियर का मतलब स्ट्रेस का स्ट्रेन से कोई लीनियर रिलेशन नहीं आ पा रहा, और नॉन इलास्टिक होने का मतलब ये है कि नॉन इलास्टिक का उल्टा क्या हो गया, प्लास्टिक। तो मतलब इसमें जो भी डिफॉर्मेशन आते हैं वो लगभग प्लास्टिक से ही आते हैं, मतलब रिकवर नहीं होंगे। बहुत अर्ली फेज, बहुत माइन्यूट से फेज तक ये लीनियर रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, नॉन लीनियर एंड नॉन इलास्टिक। तो बोला भी जाता है कि कंक्रीट जो है वो नॉन लीनियर एंड नॉन इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है। तो ये बना करके इन सब पॉइंट को नोट करना है, पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, प्लस ये पॉइंट्स आगे जाएंगे जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें काम में आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, concrete is a non-linear and non-elastic material। नॉन-लीनियर एंड नॉन-इलास्टिक मटेरियल है ये। तो एक्चुअल कर्व की बात हो रही है, ये एक्चुअल जैसा आता है कर्व वैसा, बट इस कर्व के हिसाब से डिजाइन नहीं की जाएगी। सेम हम ऐसा स्टील में भी करते हैं कि यील्ड प्लेट्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, जो आपने पढ़ा होगा ना, प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ते हैं तो बाइलिनियर कर्व में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर जाएगा यील्ड होगा स्ट्रेट, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी टिपिकल हो जाएगी अगर इसको इस तरीके से फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो। ये ऐसे हो रहा है ना, जैसे ये हाई वाला ये यहीं फ्री हो गया, यही फेलियर पॉइंट हो गया, और ये जो इसका यहां जाकर के हुआ, हाँ एंड पॉइंट से। हाँ देखो इनका क्वेश्चन सही है, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि हम इन ग्राफ से कैसे पता लगा रहे हैं कि ये ब्रिटलनेस की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ से आप ऐसे पता लगाओगे, जैसे ये पॉइंट इसका फेलियर पॉइंट है, तो वो कहीं ना कहीं 0.3 से मतलब 3 से 4 के बीच में, इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, ये थोड़ा सा आगे तक चला गया। तो फेलियर पॉइंट कहाँ जाकर के आता है, मतलब वो तो स्ट्रेस का स्ट्रेन से जो वेरिएशन चल रहा है, तो इसके बाद में डाउन होना चालू जरूर हो गया, लेकिन कहाँ जाकर के वो कर्व एंड हुआ उस पर डिपेंड करेगा। तो जो फेलियर से पहले डिफॉर्मेशन आ रहा है वो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो जल्दी ही फेल हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन के हिसाब से। तो ब्रिटलनेस बढ़ जाती है जब आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। नॉन लीनियर का मतलब ये कि हमारा लीनियर वेरिएशन तो ये वाला होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, स्ट्रेस का स्ट्रेन से कोई लीनियर रिलेशन नहीं निकल पा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया नॉन लीनियर। नॉन इलास्टिक तो प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली पता चलेगी कि जब आपने लोड लगा करके लोड हटाया तो फिर से वो रीगेन नहीं हुआ, तो नॉन लीनियर एंड नॉन इलास्टिक। ठीक है। तो दो चीजें, एक तो नॉन लीनियर नॉन इलास्टिक है, और ये सारे तो बना लिए। तो इन पॉइंट्स को एक एक करके लिख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, अल्टीमेट स्ट्रेन या फेलियर स्ट्रेन, आप कोई से भी लिख सकते हो। अल्टीमेट स्ट्रेन ब्रैकेट में लिख लेना फेलियर स्ट्रेन। अल्टीमेट स्ट्रेन लाइज LIES बिटवीन कहां से कहां तक, 0.003 से 0.005।
तो अल्टीमेट स्ट्रेन लाइज बिटवीन 0.003 टू 0.005। नेक्स्ट वाला पॉइंट, ब्रिटलनेस इंक्रीजेज, ब्रिटलनेस इंक्रीजेज, हाँ ब्रिटलनेस, ये brittleness increases with increase in grade of concrete. 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 grade बढ़ रही है मतलब स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जो कर्व्स है, सारे जितने भी कर्व बन रहे हैं अलग अलग ग्रेड के, ये बहुत इनिशियल फेज में, मतलब बहुत कम फेज में, स्टार्टिंग में ही लीनियर रहेंगे, उसके बाद में नॉन लीनियर है। द कर्व्स आर, मतलब मल्टीपल कर्व के लिए बात हो रही है। द कर्व्स CURVES, कर्व्स आर लीनियर, द कर्व्स आर लीनियर इन दी very early, the curves are linear in the very early phase, PHASE, phase of loading, very early phase of loading, very early phase of loading, शुरुआत में रहेगा लेकिन, ठीक है। और लास्ट में लिख लेना the maximum stress, the maximum stress is reached, the maximum stress is reached, RESCHED, reached at a strain, the maximum strain is reached at a strain approximately, at a strain approximately equal to, at a strain approximately equal to 0.002, 0.002, फिर कोमा लगा के बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में, बियॉन्ड दिस पॉइंट फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेन, बियॉन्ड दिस पॉइंट फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेन, the value of, beyond this point further increase in strain, the value of stress, the value of stress is decreases, the value of stress is decreases, कम हो रही है उसके बाद तो उल्टी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट, और इनका आगे यूज भी आएगा, फिर मैं पूछूंगा कि मैंने वहां ऐसा पढ़ाया है तो फिर इसका मुझे बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें जो स्टार्टिंग से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड कि जब कर्व की बात कर ली, तो आगे हम वहां पर भी एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते थे, तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज आएगा। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लीनियरिटी बहुत कम है, या फिर हम डायरेक्टली इसको नॉन लीनियर मटेरियल बोल रहे हैं, तो वो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो वहाँ कॉन्सेप्ट थे, वहाँ कैसे निकालते थे आप, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीनियरिटी है भी तो बहुत कम फेज में है। तो फिर क्या किया जाए, तो तीन तरह की अप्रोच देखी गई, उनमें से एक अप्रोच को कोड ने अडॉप्ट किया कि हम ऐसे निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट उन्होंने डिफाइन कर दिया एक फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो वो तीन तरह की क्या होती है, कौन सी वाली किस फेज में काम में आएगी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इनमें से कोई एक कर्व को हम लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, उस कर्व पर फिर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी कि हम किस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। तो एक कर्व बनाया, स्ट्रेन, स्ट्रेस। ठीक है, कर्व बनाते हैं इसका। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? ऐसा कुछ फॉलो कर रहा था ये, ठीक है। आगे तक लेकर के नहीं गए क्योंकि इतने आगे से हमें काम भी नहीं है। तो बहुत अर्ली फेज में लीनियर होता है ये, और उस लीनियर होने से हम हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, बात ये है सिर्फ, ठीक है। तो वो जो हुक्स लॉ वाले कॉन्सेप्ट है वो तो स्टील के लिए थे कि 2 × 10⁵ आ गया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो यहां नहीं लगेगा, ठीक है। बट वो होता स्लोप है। कैसे होगा, जैसे ये वाला कर्व देखोगे ना, तो ये यहां तक गया, ये और ये, तो कहीं आसपास ही होते हैं ए वाले और बी वाले पॉइंट। तो आप क्या करते हो कि इस जगह पर जो स्ट्रेस होती है और जो स्ट्रेन होती है उसी का ही तो रेशियो लेते हो, और अल्टीमेटली इस ट्राइंगल में मैं देखूंगा तो tan थीटा यही तो होगा, तो मतलब वो भी स्लोप ही होता है। तो यहाँ पर भी हम स्लोप ही निकालेंगे, बट अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो पहला जो बात आई कि भाई आप ऐसा कर लो, तो फर्स्ट टाइप जो है या फर्स्ट मेथड है जिससे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं वो है इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। उसको बोला गया इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, और वो ये बोलता है कि जो इनिशियल मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट है, भाई बहुत अर्ली फेज में लीनियर होगा तो मतलब वो ओरिजिन पर होगा थोड़ा बहुत, तो वो जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वहां से ही आप जो लीनियर पोर्शन है उसके पैरेलल एक टेंजेंट खींचो, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हमने क्या बोल दिया, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। तो एक तरीका तो ये था। तो यहां से इनिशियल लीनियर पोर्शन के पैरेलल या ओरिजिन वाले पॉइंट से ही जो कर्व के पैरेलल एक क्या खींच दी, टेंजेंट, तो वो उससे जो स्लोप आएगा उस स्लोप को बोल दिया है, ये जो थीटा है इसको बोल दिया EIT, इनिशियल मॉड्यूलस। लेकिन बात यह है कि इसको इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकते कि हमेशा ही ओरिजिन तक नहीं रहेगा ना, उससे आगे भी जा सकता है, और स्लोप तो हर जगह जाके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इससे कुछ केसेस में काम में आएगा, कुछ केसेस में काम में नहीं आएगा। कहाँ काम में आएगा वो लिखेंगे जब इसका डिटेल लिखेंगे। दूसरे वाले पर यह आए कि जो आपकी मैक्सिमम वाला पॉइंट था, मैक्सिमम वाला जो पॉइंट था जिसको हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं, उस वैल्यू का 1/3 वाला पॉइंट, जैसे मान लो 30 है मैक्सिमम, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 10। तो 10 वाला पॉइंट जैसे कहीं यहां लाई कर रहा है FCK/3, तो फिर इस पॉइंट मतलब FCK का 1/3 पॉइंट लिया आपने और इसको आगे की तरफ बढ़ाया। तो जब इसको आगे की तरफ आप बढ़ाते हो तो ये कर्व को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दो, ठीक है। उस पॉइंट को किससे मिला दो, ओरिजिन से, और जो लाइन का स्लोप आएगा उसको बोल दिया गया सीकेंट मॉड्यूलस। तो IS कोड ने सीकेंट मॉड्यूलस को अडॉप्ट किया वैसे। तो ये जो ये वाला, तो FCK/3 स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को जब हम जो FCK/3 स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है वो कर्व को जिस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप है उसको बोला गया है सीकेंट मॉड्यूलस, और IS कोड ने इसी को ही अडॉप्ट किया है। तो इसको व्हाइट वाले से अगर मैं बनाऊं ये ऐसे,
तो जो थीटा होगा वो हो गया ए एस सीकेंट हाँ ओरिजिन से तो लेंगे, फिर कहाँ से? कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से? यहाँ से? हाँ तो बात तो एक ही है ना, मतलब बात तो एक ही है, लेकिन उस डैश डैश से आप कितना भी स्लोप बना सकते हो ना, वो डिफाइन नहीं, मतलब डिफाइन तब होगा जब हम उसको किसी पॉइंट से मिलाएंगे। मैंने डैश वाले से ऐसे कर दी लाइन, ऐसे कर दी, सीधी भी कर दी, ये हुआ ना। तो ओरिजिन से मिलाऊंगा तब ये स्लोप और वो स्लोप बराबर होंगे, ये फिक्स है, लेकिन कहीं से मिलाना पड़ेगा ना। कहाँ बराबर हुए? बराबर नहीं होंगे ना, ये तो इनिशियल लीनियर पोर्शन के पैरेलल खींचा है और ये पॉइंट यहाँ पर है, बराबर तो नहीं होंगे। फिर एक तीसरा वाला आया टेंजेंट मॉड्यूलस, जो मोस्ट जनरल है कि आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो और उसका जो हॉरिजॉन्टल से स्लोप होगा वो आपका टेंजेंट मॉड्यूलस है, तो किसी भी पॉइंट पर आप खींच सकते हो स्लोप। जैसे ये है, अब मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट खींच ली रेंडमली, तो इसका जो स्लोप होगा ई टी टेंजेंट ठीक है। तो तीन ऑप्शंस थे, या तो आप इनिशियल पोर्शन जो ओरिजिन है वहां पर जो कर्व है उसके पैरेलल, मतलब उस कर्व से एक टेंजेंट खींचो। अब एक्चुअल में जो ओरिजिन होगा वहां पर थोड़ा बहुत कर्व आपका लीनियर होता है, तो वो टेंजेंट भी होगी या टेंजेंट नहीं होगी तो वो उस लाइन के ही पैरेलल, मतलब उस पर टच होती हुई ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो स्लोप है वो इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस है। दूसरा ये है कि जो एफ सी के है या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस का 1/3 वाला पॉइंट है, वो मार्क करके वो कर्व को जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना है। बिना ओरिजिन से मिलाए है ना हम फिर कोई सा भी स्लोप लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि जब मैंने इसको ओरिजिन से मिला दिया तो अब ये थीटा और ये वाला जो थीटा है वो सेम होगा। इसलिए कई बार क्या करते हैं ना कि यहाँ पर मार्क करके बता देते हैं, बस इतना सा है, क्योंकि वो तो होगा ही सही ना, तो मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ते ही है। तो वो जो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो आपका सीकेंट मॉड्यूलस है, और टेंजेंट मॉड्यूलस जनरलाइज कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं जिसको आप बोलते हो टेंजेंट, और उसका जो स्लोप आप मेजर करोगे उसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट मॉड्यूलस। तो टेंजेंट मॉड्यूलस का भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पर खींचा जा सकता है। ये वाला यूज जरूर आएगा इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, लेकिन ये तब यूज आएगा जब इस तरह की लोडिंग लगे कि हमारा जो कर्व है वो लीनियर पोर्शन से आगे जा ही ना पाए, तो वो होता है डायनेमिक लोड के केस में। डायनेमिक लोड का मतलब जब लोड आपका साइक्लिक लोडिंग होती है, प्लस की तरफ माइनस की तरफ, प्लस की तरफ माइनस की तरफ, तब इसको हम लगा सकते हैं, तो इसको डायनेमिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं। और जो सीकेंट मॉड्यूलस है उसको जस्ट उसका अपोजिट, जब लोड एक जैसा लगेगा कांस्टेंट आकर के, तो वो स्टैटिक नेचर का होगा, तो इसको स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, और आईएस कोड ने इसी को ही अडॉप्ट किया। तो ये ग्राफ बना के ये जो पॉइंट्स ये जो है इनकी एक एक डेफिनेशन, इनके दूसरे नाम वो लिखेंगे। हाँ बताओ। किस पर? हाँ हाँ, वो किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि स्लोप सब जगह चेंज हो रहा है। नॉन लीनियर होने का मतलब ये कि स्लोप आपका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो और उसका स्लोप देखते हो तो टेंजेंट मॉड्यूलस है। हाँ हाँ, कर्व पे ही खींचेंगे। किस पर? लीनियर पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस के बराबर आ जाएगा। वो आगे देखेंगे, एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होंगे। वो तभी हो सकता है जब कर्व कहाँ तक जाए? सिर्फ लीनियर पोर्शन तक। लीनियर का मतलब क्या हो गया? एक लाइन ही हो गई। अब उस लाइन पर जो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? लाइन के ऊपर लाइन खींचना। तो उस केस में तीनों बराबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सही है। इनिशियल टेंजेंट मतलब जो टेंजेंट मॉड्यूलस है, अगर हम ओरिजिन वाले पॉइंट पर ही एक लाइन खींच दें और उसका स्लोप देख ले, तो ओरिजिन वाले पॉइंट का जो लाइन का स्लोप है तो टेंजेंट मॉड्यूलस इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। यही होगा ना। इनिशियल वाले वो जो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे खींची जा सकती है, तो वो ओरिजिन वाले पर भी खींची जा सकती है, तो वो तब बराबर होगा जब आप इनिशियल वाले पॉइंट पर ही खींचोगे उसको, तब तो हो ही जाएगा। सही है।
लेकिन जब लीनियरिटी खत्म हो गई और नॉन लीनियरिटी चालू हो गई, तो नॉन लीनियरिटी का मतलब ही यही है कि हर पॉइंट पर आपका स्लोप बदल रहा है। तो फर्स्ट वाला लिख लेना, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। पीछे बैठने वालों, गेट आपके नजदीक है, बातें मत करो आपस में। इसमें लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, it is defined as slope of tangent DRAWN drawn. It is defined as slope of tangent drawn at a point of origin, drawn at a point of origin of stress strain diagram, drawn at a point of origin of stress strain diagram. It is, इसके आगे लिखना कंटिन्यूशन में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये स्टेटमेंट वाला जो लिख रहे हैं हम अगला वाला, इस पे से क्वेश्चन आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ, it is also called dynamic modulus of elasticity. It is also called dynamic modulus of elasticity. It is also called dynamic modulus of elasticity, which is used for analysis due to dynamic loading, which is used for analysis due to dynamic loading, which is used for analysis due to dynamic loading. डायनेमिक नेचर के जब लोड लगेंगे, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहने वाले, तो उस केस में हम इसको फिर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइक्लिक लोडिंग है, उस डायनेमिक में भी कौन से वाले, साइक्लिक प्लस माइनस वाले, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि लीनियर पोर्शन तक ही रहे, फिर वापस इधर चला जाए, फिर ऐसा रहे, फिर ऐसा रहे, तो वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर लोड आपका स्टैटिक लग गया, तो उसमें इस लीनियर पोर्शन से हम आगे की तरफ जाएंगे, और अगर जाते हैं तो फिर ये वाला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा वैलिड होगा, जिसको हम बोला है सीकेंट मॉड्यूलस, जिसको IAS 456 ने अडॉप्ट भी किया है, और इसको डायनेमिक बोलते हैं तो उसको स्टैटिक बोल देंगे। तो इसमें आगे लिख लेना, नेक्स्ट वाला है सीकेंट मॉड्यूलस। सीकेंट मॉड्यूलस, सीकेंट मॉड्यूलस, इसमें लिखना, इट इज डिफाइंड एज स्लोप, it is defined as slope of tangent, काट देना, स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट तो है ही नहीं, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग, point of origin of stress strain diagram, slope of line connecting point of origin of stress strain diagram to point with stress equal to 1/3 of 2 point with stress equal to 1/3 of
ultimate stress, 1/3 of ultimate stress, 2 point with stress 1/3 of ultimate stress. It is also called static modulus of elasticity. It is also called static modulus of elasticity. इसमें आगे लिख रहा हूं मैं IS 456-2000 प्रोवाइड फॉर्मूला फॉर दिस मॉड्यूलस. इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए IS 456 ने एक फॉर्मूला दिया है. जो हमने स्टार्टिंग में बात लिखी थी वही होगा कि जो हमने एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली तो बाकी सारी प्रॉपर्टी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड सी होगी. तो ये FCK पर भी ही डिपेंडेंट आएगा. तो 5000 √ FCK, जिसमें FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है. पुराने कोड की बात करें तो पुराने कोड में ये 5700 हुआ करता था. IS 456 1978. ठीक है. और दिस मॉड्यूलस of elasticity, this modulus of elasticity is also known as short term modulus of इलास्टिसिटी. शॉर्ट टर्म का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड बात होती है. ऐसा होता है ना लॉन्ग टर्म कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स. तो टर्म कम है मतलब कम टाइम के लिए. कम टाइम का मतलब ये है कि जब समय कम, आप समय की रेंज कम कंसीडर कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप क्रीप को कंसीडर नहीं कर रहे हो. तो मतलब यह है कि इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में हमने क्रीप को कंसीडर नहीं किया है, जबकि हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो ओवर द टाइम रहने वाला है. तो क्रीप को कंसीडर करना तो जरूरी है. तो इसके एक बार ब्रैकेट में तो ये लिख लेंगे कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है. इफेक्ट ऑफ क्रीप इज नॉट कंसीडर्ड इफेक्ट ऑफ क्रीप इज नॉट कंसीडर्ड. तो क्रीप का इफेक्ट को हमने कंसीडर नहीं किया. तो शॉर्ट टर्म वाला है. अब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर कैसे करें, उसके लिए जो अप्रोच दी हुई है बुक्स में, वो अप्रोच उस तरीके से दी हुई है जिसमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला जो रिलेशन है वो यूज करके दी हुई है. ठीक है. जबकि वो एक तरीके से एरर वाला है क्योंकि वो फॉलो ही नहीं हो रहा ना भाई. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, ये फॉलो नहीं हो रहा था तभी जाकर के तो हमने इन सब अप्रोच की तरफ हम गए थे. ठीक है. क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. हुक्स लॉ वैलिड है तब है जब आपका क्या होगा, लीनियरिटी. लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म निकालने के लिए उसी अप्रोच को यूज किया गया. तो हम भी उसी को करेंगे. ठीक है. क्लियर है. अभी जो मैं अप्रोच लगाने वाला हूँ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो आपके माइंड में ये आएगा कि भाई ये तो वैलिड ही नहीं था, जब भी जाके तो आपने ये 3-4 तरह के डिफाइन करे, तो फिर इसको यूज क्यों कर रहे हो. तो फॉर्मूले इससे हमने इस एम्पेरिकल रिलेशन से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो निकाल लिया, पर कोड ने जो दिया वो शॉर्ट टर्म वाला है. तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वही अप्रोच यूज करेंगे. लेकिन तो उस अप्रोच में क्या होगा, जैसे मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो है ई सी शॉर्ट टर्म, ये मेरा है 5000 √ FCK. और इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं हुक्स लॉ वाले में, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. अब देखो जो
क्रीप भी कंसीडर कर लेते हो तो जो टोटल स्ट्रेन होती है वो होती है इलास्टिक स्ट्रेन और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का समेशन, और क्रीप कंसीडर नहीं किया है तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपकी उसमें होगी नहीं, तो यहां पर जो स्ट्रेन होगी ये होगी आपकी सिर्फ इलास्टिक। ठीक है। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम तो स्ट्रेस तो वही रहेगी क्योंकि लोड थोड़ी बदल रहा है, पर जो स्ट्रेन आप कंसीडर करोगे वो टोटल वाली कंसीडर करोगे, और टोटल का मतलब ये है कि उसमें इलास्टिक प्लस अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, ऐड हो गया बस। तो ई सी लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू दिस इलास्टिक प्लस अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, ये हो गया। अब हमें एक चीज जरूर पता है लेकिन कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का रिलेशन कल ही देखा है हम लोगों ने, तो वो क्या था भाई बताओ। क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वो उससे हम क्या करेंगे, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की जगह इलास्टिक स्ट्रेन इनटू थीटा रख देंगे, यही तो होगा कि एप्सिलॉन अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और नीचे आएगा इलास्टिक तो हम क्या करते हैं इसकी जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन ई इलास्टिक इनटू थीटा, यही होगा, यही होगा ना, थोड़ा एनर्जी के साथ। ठीक है। स्कूल एजुकेशन में नहीं होता क्या वो तेज बोलते हैं सब, या वो कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं क्या यही होगा, तो जैसे जोश आता है सामने वालों से, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना जरूरी है क्योंकि टाइम ऐसा है कि नींद आती है 11 से 2। ठीक है, ई एप्सिलॉन अल्टीमेट, या फिर डायरेक्टली मैं यहां पे ये तो समझ में आ गया ना, थीटा को इससे मल्टीप्लाई करके रख देते हैं वहां पर। ई सी लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इलास्टिक प्लस थीटा एप्सिलॉन इलास्टिक। अब इसमें क्या होगा ना, एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन इलास्टिक का कॉमन आएगा तो बचेगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। एप्सिलॉन इलास्टिक 1 प्लस थीटा, ये जो चीज है ये इसके इक्वल है ईसी शॉर्ट टर्म, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया, यहाँ लिखेंगे ईसी लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू ईसी शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, या तो 2.2 है या 1.6 है या 1.1 है, मतलब 1 प्लस थीटा हमेशा 1 से ज्यादा रहने वाला है।
ठीक है, तो अगर वो हमेशा एक से ज़्यादा रहेगा तो जो लॉन्ग टर्म वाली वैल्यू है वो शॉर्ट टर्म वाली वैल्यू से हमेशा क्या रहेगी, कम, हमेशा कम रहेगी। ठीक है, तो EC लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज लेस देन EC शॉर्ट टर्म। क्या इसको ऊपर ऊपर करना है क्या? या लिख रहे हो साथ में? ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, FU तो उसमें डिफाइन है आपका स्टील में, FU या फिर FY, वो 2 पॉइंट तो वहां पर है। यहाँ तो जो सबसे टॉप वाला है ना उसी को FCK बोल देते हैं। हाँ, तो वो अल्टीमेट है, उसके ब्रैकेट में FCK लिख लो। हाँ, जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है वही हमारी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ की हम जब भी बात कर रहे हैं वो FCK है यहाँ पर। वो FU FY उधर डिफाइन है स्टील में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से कम होगा। लास्ट वाला देखेंगे, टेंजेंट मॉड्यूलस ET, टेंजेंट मॉड्यूलस ET। तो इसमें लिख लेना, इसमें लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, it is defined as slope of tangent drawn DRAWN. It is defined as slope of tangent drawn at any point of, it is defined as slope of tangent drawn at any point of stress strain diagram. It is defined as slope of tangent drawn at any point of stress strain diagram. किसी भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट लिखी है, बनाई है, तो उसका स्लोप हमारा टेंजेंट मॉड्यूलस है। तो इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये लिख लेना, लेकिन जरूर स्टार मार्क करके या जैसे भी आप नोट लिखते हो, इन लीनियर रेंज ऑफ कर्व की लीनियर रेंज में ये है, ये कर्व है हमारा। और लीनियर रेंज का मतलब क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत भी लीनियर है, जैसे यहीं तक लीनियर है, इस पर अगर आप तीनों तरह के जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मार्क करके देखोगे तो सब आपके क्या आएंगे, सेम, क्योंकि सेम ही आने। लीनियर के ऊपर टेंजेंट क्या होगी, उस लाइन के ऊपर लाइन खींच दी, तो वो एक ही लाइन है आपके पास, और उस लाइन का जो स्लोप है वही आपका ES भी हो गया, वही आपका EIT भी हो गया, और वो आपका ET भी हो गया। तो लीनियर रेंज के लिए EIT इज इक्वल टू ES इक्वल टू ET। लीनियर रेंज में तीनों तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे सेम होंगे। हाँ, नहीं, लीनियर पोर्शन तो और भी उससे नीचे नीचे है। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे मैंने लीनियर पोर्शन ही लिया है, तो ये मेरा टॉप मोस्ट ऑफ स्ट्रेस यहाँ तक आई है। हाँ हाँ, मतलब जो टॉप पॉइंट है वही वाला। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो जो डायग्राम हमने बनाया था, वो डायग्राम में आपको 3 लाइन खींच के पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा वाला क्या आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है,
दूसरा ये है कि जो टेंजेंट जो स्टार्टिंग वाला था इनिशियल टेंजेंट, उसका दूसरा नाम क्या है, उसी तरीके से सीकेंट वाले का दूसरा नाम और उसका फॉर्मूला, उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले, प्लस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एज ऑफ लोडिंग दे दी जाए और कोई एफसीके दे दिया जाए, जैसे बोल दिया M30 की कंक्रीट है और एज ऑफ लोडिंग है आपका 1 ईयर, तो बोल दिया जाए कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो M30 की कंक्रीट से ई शॉर्ट टर्म आप निकाल सकते हो 5000 √30 डिवाइडेड बाई एज ऑफ लोडिंग अगर 28 डेज है तो कितना आएगा 1.6, तो 1 + 1.6, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाली चीज पूछ सकते हैं। तो हर टॉपिक में से 3-4 तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो हम स्टडी करेंगे, ये हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीजें थी वो कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन। बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन। तो कंक्रीट में जो टेंशन आती है वो किस किस कारणों से आती है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो एक तो सबसे जो कॉमन रीजन है जिस कारण से कंक्रीट में टेंशन आ जाती है, वो आती है ड्यू टू दी फ्लेक्सर या बेंडिंग। अब बेंडिंग को रेजिस्ट करने वाले, जैसे बीम है हमारा, उसमें बेंडिंग आती है, स्लैब है वो भी बेंड होती है, कॉलम जो है वो हम पढ़ते हैं हमारी स्टडी में तो सिर्फ यूनिएक्सियल कंप्रेशन वाला, कि सिर्फ कंप्रेशन ही लग रही, लेकिन एक्चुअल स्टडी जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स में कॉलम होते हैं उनके एंड्स पर भी मोमेंट होते हैं, तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं। तो जब भी बेंड होगा कहीं, तो एक तरफ टेंशन रहेगी और एक तरफ कंप्रेशन, तो ड्यू टू दी फ्लेक्सर टेंशन आएगा। एक और कारण था जो अभी जस्ट आज स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अपन ने, जो क्लास स्टार्ट हुई थी, जो पहला टॉपिक था, उस रीजन के कारण भी कंक्रीट में टेंशन आ रही थी, वो श्रिंकेज या टेम्परेचर इफेक्ट। एक रीजन और होता है, या फिर वो अलग एक इसी टाइप का स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें कंक्रीट के अंदर डायरेक्ट टेंशन आती है। डायरेक्ट का मतलब देखो, ये दोनों वाली जो टेंशन थी ये इनडायरेक्ट वे में हमने लगाई थोड़ी, हमने तो बेंड किया था। अब बेंड करने पर एक तरफ टेंशन आ जाती है, एक तरफ कंप्रेशन। दूसरा तो टेम्परेचर के कारण वो सिकुड़ रहा है और उसको सिकुड़ने से रोक दिया तो उसमें टेंशन जनरेट हो गई। डायरेक्ट टेंशन का मतलब है कि आप चला करके टेंशन लगा रहे हो, तो ऐसा एक स्ट्रक्चरल मेंबर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसमें हमारे डायरेक्ट टेंशन आती है, और वो होता है आपका वाटर टैंक। जो वाटर टैंक होता है रेक्टेंगुलर वाला, उसमें कंक्रीट के अंदर डायरेक्ट टेंशन आएगी। तो वो जो टंकी नहीं होती क्या सीमेंट वाली, तो उसमें डायरेक्ट टेंशन आती, तो कैसे आती होगी? देखो, अगर आप उस टंकी को ऊपर से देखते हो, जो ऊपर से ओपन है और नीचे से कवर्ड है और 4 दीवारें हैं, जो आजकल ऐसे कहीं पानी भरने के लिए या कोई जैसे पानी पिएगा कोई पशु वगैरह, जैसे यहाँ पे भी बाहर रखी हुई है, तो वैसा वाटर टैंक जो होता है ना रेक्टेंगुलर वाला, तो जैसे मैं ऊपर से देखता हूँ इस टाइप की नजर आती है। प्लान अगर आप देखोगे उसका, तो ये इसकी थिकनेस ऑफ वॉल हो गई। फिर ऐसा, ठीक है, ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा, अंदर पानी है। तो जो वाटर है उस कारण से इस वॉल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक तो इफेक्ट ये आएगा कि पानी इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो पानी इसको ऐसे बाहर की तरफ धकेलेगा। तो ये जब बाहर जाएगी तो इससे कनेक्टेड जो दो ये हैं, इनको ये डायरेक्ट की तरफ खींचेगी। यही होगा ना, इमेजिन हो रहा है कि जैसे ये ऐसे प्लेट्स हैं, 2 प्लेट ये हैं, तो इस पर अगर मैं पानी अगर उसमें भरा हुआ तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाएगी, दोनों नीचे से तो फिक्स है। तो जब वो बाहर की तरफ जाएगी तो इससे जो कनेक्टेड 2 प्लेट्स और है, वो तो उनको कैसे लेके जाएगी, सीधा के सीधा खींचेगी। सेम अगर इनको देखो तो मैं ये बाहर की तरफ जाएगी तो ये इनको भी डायरेक्ट खींचेगी, पुल करेगी। तो जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक होता है आरसीसी का, उसके अंदर डायरेक्ट टेंशन आती है कंक्रीट में, ठीक है। तो एक आ रही है आपकी फ्लेक्सर के कारण, एक आ रही है आपकी एनवायरमेंटल इफेक्ट जिसमें आते हैं टेम्परेचर और श्रिंकेज, और एक आ रहा है आपका डायरेक्ट
टेंशन। तो इस कारण से कंक्रीट में टेंशन आ जाती है। अब बात ये आती है कि जैसे हमने कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट किया, उतनी आसानी से हम कंक्रीट का टेंसाइल टेस्ट नहीं कर सकते। किसमें? डायरेक्ट टेंशन में। मतलब कंप्रेशन लगा दिया आपने, ये आप डायरेक्टली लगा रहे हो, कोई इनडायरेक्ट वे में नहीं लगा रहे हो। उसी तरीके से मैं डायरेक्ट वे में जब टेंशन लगाने जाता हूं, तो वो जो स्पेसिमेन है उसका कोई ऐसा सेटलमेंट ही नहीं बैठ पाता कि मैं वो टेस्ट लग कर सकूं उसमें, क्योंकि जहां से आप होल्ड करोगे ना वहीं से टूट जाएगा वो। तो डायरेक्ट वे में कंक्रीट के स्पेसिमेन में टेंशन टेस्ट करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट वे से टेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट वे में हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक तो 3 पॉइंट टेस्ट या फिर फ्लेक्सरल टेस्ट, और एक है हमारे पास स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। तो दोनों टेस्ट देखेंगे, कैसा अरेंजमेंट है, मोल्ड की साइज क्या होती है, और फाइनली इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उनका उससे जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उस स्ट्रेस का रिलेशन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट से। तो ऐसी 2-3 चीजें आएगी उसमें। क्लियर है? तो वाटर टैंक में डायरेक्ट टेंशन आती है। हो रहा है क्या इमेजिन? आप देख लो ना, एक 2 प्लेट ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं। ये प्लेट जब बाहर जाएंगी तो जो इनसे कनेक्टेड है ये उनको कैसे खींच के ले जाएंगे डायरेक्ट। तो वाटर टैंक जो होगा रेक्टेंगुलर वाला, वही एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है या स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें कंक्रीट के अंदर डायरेक्ट टेंशन आ सकती है। इनडायरेक्ट वे में टेंशन नहीं आ रही, ये कैसे आ रही है? डायरेक्टली। बाकी तो जो बेंडिंग है उसमें भी, उससे वजह से भी टेंशन आती है, पर उसको इनडायरेक्ट टेंशन बोलेंगे। टेम्परेचर और श्रिंकेज इफेक्ट है, उसकी वजह से भी टेंशन आती है, उसको भी हम इनडायरेक्ट टेंशन बोलेंगे। ठीक है? तो इसमें फिर ये लिख लेते हैं किस कारण से टेंशन आ रही है और हमें क्या परेशानी आ रही है, जिसलिए हम ये दोनों टेस्ट पढ़ने वाले हैं आगे। तो इसमें आगे लिख लेना, कंक्रीट इज नॉट नॉर्मली डिजाइंड डायरेक्ट टेंशन। नहीं, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंदर, ये लिखा है ना मैंने, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन, है ना? तो उसमें पॉइंट्स वाइज लिख लेंगे। तो इसमें लिखना, कंक्रीट इज नॉट नॉर्मली designed to resist tension. Concrete is not normally designed to resist tension. Concrete is not normally designed to resist tension. However, फिर भी, however, tensile stresses will develop. However, tensile stresses will develop in concrete. However, tensile stresses will develop in concrete due to flexure, कोमा लगा के, shrinkage and temperature changes, flexure, shrinkage and temperature changes, as well as in structure, like water tank, तो इन सब में टेंशन आ जाती है। हम कंक्रीट को टेंशन के लिए डिजाइन नहीं करते, फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारण से कंक्रीट में टेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म direct tension test. It is difficult to perform direct tension test on a concrete specimen. It is difficult to perform direct tensile test on a concrete specimen. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट वे में निकालेंगे। तो लास्ट पॉइंट लिख लेना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाइंड आउट बाय इनडायरेक्ट मेथड्स।
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाइंड आउट बाय इनडायरेक्ट मेथड्स, जिसमें फर्स्ट वाला मेथड है फ्लेक्सर टेस्ट या 3 पॉइंट टेस्ट, ये वाला टेस्ट होता है। मतलब हम जो टेंशन लगा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में वो लगाएंगे हम फ्लेक्सर के थ्रू या मतलब बेंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो 3 पॉइंट टेस्ट या फिर फ्लेक्सर टेस्ट। तो इसके लिए जो मोल्ड साइज ली जाती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, रीइंफोर्समेंट नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कंक्रीट की ही स्ट्रेंथ चाहिए। तो जो पीसीसी का एक मोल्ड लेंगे, मोल्ड की साइज होगी 700 mm, तो उसकी लेंथ होगी 700 mm, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 150 mm बाई 150 mm का। ऐसा है। और इसका अगर इधर क्रॉस सेक्शन बनाया जाए, ये है 700 mm, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वन 150 mm बाई 150 mm। अब क्या है ना, इसको इस पर बेंडिंग लगानी है, तो इसको सपोर्ट्स पे रखेंगे। तो सपोर्ट ऐसा तो है नहीं कॉर्नर पे सपोर्ट होगा, सपोर्ट भी कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहां जाके टिक जाए अच्छे से। तो वो जो सपोर्ट होते हैं वो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो इनकी इधर से जो डिस्टेंस होती है वो 50 mm होती है। मतलब जो स्पान हो गया ना, स्पान सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक, वो कितना रह गया आपका? हाँ 600 mm का स्पान है। ठीक है, ये हमारा हो गया L स्पान। अब क्या किया कि इस पे लोड लगाया, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट लोडिंग का मतलब ये होता है, मतलब जिस टेस्ट का नाम है 3 पॉइंट टेस्ट, तो दो लोड सेम मैग्नीट्यूड के ऐसे लगाया जाए कि वो इस बीम को 3 हिस्सों में डिवाइड करे। तो कैसे लगाएंगे? 200 200 पे लगा दो, इधर से 200 पर, उधर से 200 पर, बीच वाला क्या रह जाएगा 200, मतलब L/3 पर। ठीक है, L/3 पर लगाएंगे। एक लगा दिया यहां पर, एक तो इस जगह लगा दिया P, एक यहां पर, यहां लगाया P, P। तो ये हो गया आपका L/3 और L/3, जो कि किसके इक्वल है 200। ठीक है, इस तरीके से लोड लगा दिया। अब इससे जो बेंड इस लोड को लगा के अब P को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट इस पर बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर नीचे क्रैक्स आ जाएंगे टेंशन वाले। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जिस पर ये क्रैक्स आए हैं, या फिर मैक्सिमम P की वैल्यू जिस पर ये क्रैक्स आए हैं, उसको यूज करके जब हम बेंडिंग थ्योरी लगाते हैं, तो बेंडिंग थ्योरी लगाने पर आप बेंडिंग स्ट्रेस तो निकाल सकते हो ना। कैसे होगा? M/I इज इक्वल टू F/Y, और एक्सट्रीम फाइबर पे Y क्या हो जाएगा? Ymax, और I/Ymax जब उसको इधर लेके जाएंगे, जैसे ये पढ़ा है ना आपने, M/I, F/Y और E/R, तो इन दो को यूज करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर होती है? जहां पर Y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम Y को जब आप इधर लेकर के जाओगे तो I/Ymax कन्वर्ट होके बनेगा आपका Z। तो F इज इक्वल टू M/Z। अब देखो ये Z तो हो गया कांस्टेंट, Z तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिस पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको जब यहाँ रख करके Z से डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेस मिलेगी जो इसकी
मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बताएगी, जो कि किस कारण से आ रहा है, बेंडिंग के कारण। तो वो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है उसको यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोला गया आईएस कोड के थ्रू। और इस स्ट्रेस से नहीं निकालने की जगह हम डायरेक्टली उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो कि आपकी फिर से एफसीके पर डिपेंडेंट है, और उसकी वैल्यू आएगी 0.7 अंडर रूट एफसीके। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है। तो पहले तो लेकिन ये बताओ, ये क्या है ना कि यह आपका एक स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब अदर देन ये सोम का कॉन्सेप्ट है, इसको ये एक स्टैंडर्ड टाइप की लोडिंग है जिसका हम यूज करते हैं आगे। तो इसका बीएमडी कैसा बनने वाला है, या शेयर फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मेरा दूसरा सपोर्ट, कैसा बनना चाहिए। यहां मैं अगर बेंडिंग मोमेंट बनाता हूं, यहां पर या ऊपर शेयर फोर्स नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैसा बनेगा, 0, उधर नीचे P, और ये वाला ट्राइंगल हाँ कांस्टेंट, और ये तो है ना। ये आपको ध्यान भी रखना रहेगा, कई बार क्या होता है इस लोडिंग को लगा करके ऑब्जेक्टिव आता है और आपसे पूछते हैं कि इनमें से डायग्राम कौन सा सही है या फिर उस डायग्राम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स का भी या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर फोर्स इधर आएगा आपका प्लस P आएगी इसकी वैल्यू, और ये वाला जो होगा माइनस, ये तो हो गया SFD। अब देखो बीच में शेयर फोर्स 0 है, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो जहां शेयर फोर्स 0 हो गया वहां पर बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है ना वो चेंज नहीं होगा, dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का स्लोप चेंज ही नहीं होगा, स्लोप 0 होगा। मतलब 0 स्लोप होने का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे लाइन जाएगी। तो वो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये थोड़ा इधर इस लाइन को शिफ्ट कर देते हैं अपन लोग, ये जाएगा ऐसे यहां तक, फिर ये और ये। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है PL/3, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है L/3 में किया है तो P लोड इंटू L/3, और ये भी होगा आपका PL/3। तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जनरल नॉलेज के लिए। तो इस तरह का हम लोडिंग लगाते हैं, और लोडिंग लगाने पर जैसे हम P बढ़ाते जाते तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर कंक्रीट क्या हो जाएगी आपकी, क्रैक। तो वो जो कंक्रीट क्रैक होगी, जिस बेंडिंग मोमेंट पे कंक्रीट क्रैक होगी, उसको जब सेक्शन मॉड्यूलस से डिवाइड करते हो तो आपको एक बेंडिंग स्ट्रेस मिलती है, और वो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको बोलेंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, जो ये कंक्रीट का जो बीम है वो रेजिस्ट कर सकता है। तो वो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन टेंशन है उसको हम मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोलते हैं, और कोड ने उसके लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, इसको FCR से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, और ये होता है आपका 0.7 अंडर रूट FCR। मतलब अभी के लिए तो क्या है M/Z, फिर लिखूंगा मैं आगे कोड वाला। तो M इज दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फेलियर, फिर लिखेंगे एज पर IS कोड,
IS 456 2000 FCR is equal to 0.7 अंडर रूट FCK। फिर से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आई है, और साथ के साथ ये जो वैल्यू है FCR की, ये कंक्रीट की, ये डायरेक्ट तो लगाई नहीं आपने टेंशन, तो इनडायरेक्ट वे में लगाई थी। तो ये वैल्यू जो कंक्रीट की डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगी उससे 60 से 100% ज्यादा होती है। मतलब 100% ज्यादा होने का मतलब दुगनी है, और 60% ज्यादा होने का मतलब क्या है, 1.6 टाइम है। तो FCR जो है वो आपकी जो टेंशन आ रही थी वो बेंडिंग के कारण आ रही थी, तो डायरेक्ट टेंशन नहीं आ रही थी। तो जो FCR वाली स्ट्रेस है, अगर हम ऐसा बोलें कि कंक्रीट में डायरेक्ट टेंशन लगा दी, तो डायरेक्ट टेंशन में जिस स्ट्रेस पे कंक्रीट फेल होती होगी ना, उस स्ट्रेस के कंपैरिजन में ये वाली स्ट्रेस 60 से 100% तक ज्यादा होती। तो कंक्रीट के डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस को FT से रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो FCR जो FT के बीच में रिलेशन आएगा वो क्या होगा, FCR इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ FT या फिर 1.6 टाइम ऑफ FT। तो यहां पे ऐसे भी लिखते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर FCR is 60% to 100% higher than direct tensile strength of डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे FT से, लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अगर रिलेशन लिखा जाए तो FCR इज इक्वल टू 1.6 टाइम ऑफ FT से 2 टाइम ऑफ FT। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट टेंशन अगर हम कंक्रीट में लगाते हैं, तो सपोज करो कि वो सपोज करो वो 100 किलो न्यूटन के लोड पर या फिर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेस पर फेल हो रही है। स्ट्रेस की हम बात करते हैं क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस पर फेल हो रही है। तो FCR जो है वो या तो 160 होगी या फिर 200, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंशन तो हम लगा नहीं पा रहे, तो इनडायरेक्ट वे में लगा करके फिर उसको डायरेक्ट टेंशन वाली स्ट्रेस से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। तो लगभग 60 से 100% तक ज्यादा है। ठीक है, तो इसको लिखोगे ना अभी। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है फॉर द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट के जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप ऐसा नहीं कि वहां पर बनाओगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट।
इसमें जो सिलेंडर था आपका 300 बाई 150 वाला, उसी सिलेंडर को यूज किया जाता है, बट जो लोड लगाने का तरीका है वो बदल दिया। उसमें आप लगा रहे थे यूनिएक्सल, उसको वर्टिकल रख के लगा रहे थे ऐसे लोड, ये अब आप लोड लगाते हो इसमें इस टाइप में। तो जब आप ऐसे इसको कंप्रेस करो, जैसे बोतल को भी आप कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक डाया कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो मतलब इधर तो कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन ये इधर क्या लग जाएगा, टेंशन। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एलिमेंट भी लेता हूँ इस जगह, तो उसमें इस तरफ खिंचाव आएगा, इस तरफ कंप्रेशन आएगा। तो ये जो खिंचाव आ रहा है उस तरफ, उस टेंशन के कारण उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और क्रैक्स कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें जो मोल्ड होगा आपका, मोल्ड वही है आपका जिसकी लेंथ है 300 mm, और जो डाया है वो मैं यहां मार्क कर रहा हूं 150 mm। तो सेम वाला है, लेकिन जो लोडिंग लगाने का तरीका है वो बदल दिया। ये ठीक है। और मैं यहां पर कोई अगर एलिमेंट ले लेता हूं, तो उस एलिमेंट में क्या हो रहा है कि ये लग रहा है वर्टिकल, ये ऐसे कंप्रेस होगा तो दूसरा वाला हिस्सा बाहर की तरफ जाएगा। तो अगर ये बाहर की तरफ जाता है तो जो क्रैक्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, क्रैक होगा ना, आप ऐसे पुश कर रहे हो तो क्या होगा, एक डाया बढ़ेगा एक कम होगा, तो जो बढ़ेगा उधर टेंशन आ रही है, इसका मतलब तो उधर क्रैक्स आ जाएंगे। तो FCT स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस को या स्ट्रेंथ को, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम FCT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो होगी ये होगी आपकी 2p/πdl, जिसमें p तो है आपका ये जो लोड है जिस पे क्रैक्स आ जाएगा, फेलियर लोड, और d इज द डाया, जो हो गया आपका 150 mm, L आपकी लेंथ, ठीक है 300 mm। अब FCT का रिलेशन देखते हैं। तो जो FCT की वैल्यू होती है वो FCR की 2/3 होती है। FCT की वैल्यू FCR की 2/3 होगी, तो FCT इज द 2/3 ऑफ FCR। ठीक है, तो FCT FCR की 2/3 है अगर, तो FCT का FT से क्या रिलेशन है, अगर मैं ऐसा बोलूं, या फिर ऐसा बोला जाए कि FCR FCT और FT में से सबसे ज्यादा कौन सी और सबसे कम कौन सी है। सबसे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कौन है, FCR। अब कंफ्यूजन रह गया FCT और FT में से कौन सी ज्यादा है। तो देखो ऐसे कर लो ना इसको एनालिसिस की, FCT इज दी 2/3 ऑफ FCR। अब FCR जो है वो या तो 2 टाइम ऑफ FT हो सकती है या फिर 1.6 टाइम ऑफ FT। तो FCR की जगह हम एक बार 1.6 टाइम ऑफ FT रख देते हैं, क्योंकि 2 टाइम ऑफ FT, अगर 1.6 टाइम ऑफ FT रखने पर भी वैल्यू FCR के FT से ज्यादा आएगी, तो 2 टाइम रखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं ऐसे रखता हूं तो यहाँ पर FCT है, FCT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 1.6 टाइम ऑफ FT। इस रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कि FCT ज्यादा होती है या फिर FT। तो कितना आ रहा है, ये आएगा लगभग, ये आ रही है 1.0। इसका मतलब क्या, कौन सी ज्यादा है, FCT ज्यादा है। अब 2 रखूंगा तो और ज्यादा आ जाएगी ना,
2 रखने पे तो ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि FCT ज़्यादा है FT से, और FCR क्या है, वो तो दोनों से ही ज़्यादा है। तो जो रिलेशन होगा इनके बीच में वो भी पूछा जाता है। तो FCR ज़्यादा है, फिर FCT है, फिर FT है। ये क्या हो गया? तो फॉर्मूला, मोल्ड की साइज क्या है, रिलेशन क्या है, ऐसे 3-4 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं हर टॉपिक में से। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना भी चाहिए। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कोई चीज़ छूट गई हो, घर पे जाके आपने कोई क्वेश्चन करा, कोई टॉपिक जैसे उन्होंने पूछा, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वाला हार्ड एंड कंक्रीट की प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज वाली जो है, जो स्टडी हम कर रहे हैं, वो आज या फिर कल लास्ट मतलब शुरुआत के आधे घंटे तक ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम डिजाइन की तरफ ही प्रोसीड करेंगे, पहले WSM बीम से, फिर LSM। ठीक है।